हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोग इस समय सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे, तो मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने लिया है वो है द सी एफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि द सी एफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एच सी एफ पहले दिया हुआ है कि एच सी एफ और फिर दिया हुआ है एलसीएम। तो कह रहा है इन नंबर्स का एच सी एफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो पहले एलसीएम क्या है, पहले इसमें एलसीएम दिया हुआ ऑप्शन में, फिर क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12, 21, 15 का पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 12 के हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसके बाद 21 के फैक्टर करते हैं, तो 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 × 7, 3 7 जा 21। नाउ 15 का फैक्टर कर लेंगे, 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो 3 × 5 लिख सकते हैं। अब एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या होता है, तो आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है। तो इन सभी नंबर्स में कॉमन फैक्टर हमको देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर हमको 3 जो फैक्टर है वो क्या है, वो तीनों नंबर्स में क्या है, कॉमन है। तो 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो एचसीएफ पहले एचसीएफ फिर एलसीएम है, तो एचसीएफ हमारा 3 आया है। तो ऑप्शन नंबर हमारे ए में 3 है और ऑप्शन नंबर डी में देखें तो इसमें भी 3 है। तो अब ये हमें पता चल गया, या तो ए करेक्ट होगा या फिर डी करेक्ट होगा, लेकिन इसमें से कौन सा करेक्ट है इसको देखने के लिए आपको एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालते हैं, 12, 21, 15 इनका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए पहले 2 से देखेंगे, तो 2 6 जा 12, 21 आपका 2 से नहीं कटेगा, तो ये आपका हो गया 15। नाउ अब 2 से इसको देखेंगे तो 2 3 जा 6, अब ये 2 21 और 15 एज इट इज़ लिखेंगे। अब 3 से इसको देखते हैं, 3 से तो 3 1 जा 3 और यहाँ पर 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब इसके बाद 5 से देखते हैं तो 1 आया, यहाँ पर 7 आ जाएगा और 5 1 जा 5। नाउ अब 7 से हम देखेंगे तो 1 आएगा, 7 1 जा 7 और 1। इस तरह से इधर के नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा एलसीएम होगा। तो कितना हो जाएगा ये, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15 और क्या बचा आपका 7। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर 15 4 जा 60 हो जाएगा और इंटू 7। तो यहाँ पर 7 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा कितना होता है, 42, 7 6 जा 42। तो यह आ गया 420। तो 420, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ एचसीएफ क्या है, एचसीएफ पहले एचसीएफ फिर एलसीएम। तो पेयर में ध्यान रखना है कि पहले हम एचसीएफ वाला आंसर देखेंगे। तो एचसीएफ हमारा 3 है, तो 3 यहाँ भी है, लेकिन एलसीएम कितना है, तो 140 तो हमारा एलसीएम है नहीं। एलसीएम हमारा क्या है, 420 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ 3 है और एलसीएम क्या है, एलसीएम आपका 420 है। तो इसमें जो रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हुआ है, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से। तो क्रम में सबसे पहले एचसीएफ आता है, फिर एलसीएम आता है। तो हम इन नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और पहले एचसीएफ को रखेंगे, फिर एलसीएम को रखेंगे। जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा
तो उसमें से मैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देखिए 420 दिया, फिर कॉमा 3। तो अगर आपने इस रिस्पेक्टिवली वर्ड को ध्यान में नहीं रखा तो आपका ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन गलत हो सकता है। तो इसलिए जब रिस्पेक्टिवली दिया हो तो आपको देखना है कि कौन सा मैटर पहले हमको रखना है और कौन सा मैटर बाद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स शोन इन द फिगर में एक आपको ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया गया है, एक पॉलिनोमियल पी एक्स का ये ग्राफ बना हुआ है और कह रहा है जिसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ये आपको पता है कि पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस कट कितनी बार करेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो एक्स एक्सिस को एक बार ये कट कर रहा है। जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स ओ एक्स डैश, इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं, वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है आपका पी एक्स का ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ यहाँ पर कट कर रहा है, तो सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है तो 1 जीरोस होंगे, क्योंकि यह एक ही बार कट करता है। और अगर ग्राफ मान लीजिए ऐसा दिया होता कि ऐसा दिया होता तो फिर आप देखते एक्स एक्सिस को ग्राफ 1 2 3 टाइम्स कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है, तो आपका आंसर 3 हो जाता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि ग्राफ जो हमारा है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करता है। जितने टाइम्स कट करेगा नंबर ऑफ जीरोस उतने ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो लिया है यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंस कब कहते हैं, कब कंसिस्टेंट होता है, इफ़ इट हैज़ 2 सॉल्यूशंस, यानी कि अगर इसके पास 2 सॉल्यूशन हो। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने अपने सिलेबस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें कब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा और कब सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है। तो आपने 3 कंडीशन पढ़ा था। 3 कंडीशन में पहली कंडीशन थी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की एक कंडीशन आपने पढ़ा था। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो ग्राफ होता है वो एक पॉइंट पर कट करता है। जब जो लीनियर इक्वेशन जो आपको दी जाएगी उसका ग्राफ बनाएंगे, तो चूँकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन होता है, अब यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, यानी कि आपको 2 इक्वेशन दी जाएंगी तो वो 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं केवल एक पॉइंट पर तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन को हम कहते हैं एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, या इसी को हम बोल दें वनली वन सॉल्यूशन, या उसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन जो होगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तब भी आपका ये क्या होगा, तब भी आपका ये कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंट होता है। और सेकंड में आपने पढ़ा था एक क्या है, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशन दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशन। तो जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन है तो वही मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जो है ये भी आपका कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जो थर्ड कंडीशन है आपकी वो है नो सॉल्यूशन की। थर्ड कंडीशन आपकी किसकी है,
नो सॉल्यूशन की है। तो नो सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन होती है ये आपकी होती है इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट सिर्फ ये थर्ड वाली कंडीशन होती है जिसको हम नो सॉल्यूशन कहते हैं। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि मेनी जो सॉल्यूशंस होता है उसमें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या करेगी, कंप्लीटली लाई कर जाएगी। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कंप्लीटली लाई करेगी देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि जब दो लाइन का हम दो इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे और वो दोनों जो इक्वेशन का ग्राफ आएगा मतलब दैट इज वो लाइन आएगी और लाइन में अगर वो दोनों पैरेलल होंगी तो देयर इज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपकी इनकंसिस्टेंट होती है। बाकी ये दोनों सॉल्यूशन दोनों कंडीशन क्या होती है, ये दोनों आपकी जो कंडीशन है ये कंसिस्टेंट की कंडीशन है। तो क्वेश्चन आपका है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, तो जब अगर यहाँ दिया टू सॉल्यूशन तो ये तो होगा नहीं। वन आर मेनी सॉल्यूशन, तो वन आर मेनी सॉल्यूशन, तो वन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंट होता है और मेनी सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंट होता है। तो यूनिक का मतलब वन और मेनी सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नो सॉल्यूशन ये आपकी कंसिस्टेंट की कंडीशन होती नहीं है क्योंकि नो सॉल्यूशन में दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, ये तो आपका कंसिस्टेंट होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में मेनी वन सॉल्यूशन भी तो कंसिस्टेंट होता है, इसलिए ये दोनों होगी। तो वन आर मेनी सॉल्यूशन, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका द पॉइंट्स 0,6, एक पी पॉइंट दिया हुआ है 0,6, क्यू पॉइंट आपका दिया है -5,3 एंड एक आर पॉइंट दिया है 3,1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल विच इज, मतलब ये ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं तो वो किस टाइप का ट्राइंगल है, किस टाइप के ट्राइंगल के ये वर्टेक्स दिए हुए हैं। क्योंकि देयर आर 3 वर्टिसेस, 3 वर्टेक्स हैं, 3 पॉइंट हैं, तो 3 वर्टिसेस किस में होते हैं, 3 वर्टेक्स आपके ट्राइंगल में होते हैं। लेकिन वो ट्राइंगल कौन सा होगा, वो स्केलेन होगा, वो इक्विलेटरल होगा, कि वो आइसोसेल्स होगा, कि वो राइट एंगल होगा, तो हमें इसे चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। एक ट्राइंगल हमने रफ फिगर बना लिया है कि यहाँ पर पॉइंट्स चूँकि दिए हुए हैं तो ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये पी पॉइंट है जो कि आपका 0,6 है। सपोज दिस इज पॉइंट क्यू और क्यू पॉइंट आपका दिया है -5,3 और ये पॉइंट है आपका आर। तो आर पॉइंट आपको कितना दिया है, 3,1 दिया है। तो हमें ये किस टाइप का ट्रायंगल है इसको बताने के लिए हम ट्रायंगल की साइड के बेस पर बात करेंगे कि स्केलेन ट्रायंगल है, कि इक्विलेटरल है, कि आइसोसेलेस है, कि राइट एंगल है। तो हम सबसे पहले इसकी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला आपने पढ़ा है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से हम पी क्यू साइड निकालेंगे, क्यू आर साइड निकालेंगे और पी आर साइड निकालेंगे। फिर साइड के बेस पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसको देखेंगे कि वो कौन सा किस टाइप का ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम पी क्यू डिस्टेंस निकालते हैं। तो आपको पता है कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर x2 माइनस, इस फार्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों क्या हैं, दोनों सेम थिंग्स हैं, वो एक ही चीज़ है। तो आप चाहे जैसे लिखें। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज करिए x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। ये x1 माइनस x2 क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट है। क्योंकि जब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला आपने पढ़ा था
तो ये जैसे कि ये वाला पॉइंट आपका x1 कामा y1 है और ये पॉइंट आपका क्या है x2 कामा y2 है। तो जो फार्मूला बनता है वो पहला माइनस पहला पॉइंट और दूसरा माइनस दूसरा पॉइंट का होल स्क्वायर रूट के अंदर होता है। तो चलते हैं यहाँ पर देखें तो x1 माइनस x2, तो x1 आपका 0, x2 आपका -5, तो यहाँ पर x1 की प्लेस पे 0 और जब यहाँ -5 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मतलब दूसरा पॉइंट माइनस दूसरा उस PQ का क्या है 6 है, इसका 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसको आप सॉल्व करेंगे तो √5, 0 + 5 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा 25 प्लस 6 माइनस 3 तो 3 आएगा और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 25 + 9 इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34 आ जाएगा। नाउ इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आपका PQ आ गया, PQ। तो PQ आपने यहाँ नोट कर लिया कि जो PQ डिस्टेंस है वो √ कितना आ गई 34। नाउ अब हम QR डिस्टेंस निकालते हैं, QR डिस्टेंस, तो PQ डिस्टेंस निकालना आपने जान लिया। अब QR डिस्टेंस को निकालेंगे तो फार्मूला हमारा सेम रहेगा। तो क्या होगा QR डिस्टेंस में आपको फोकस करना है Q पॉइंट पर, R पॉइंट पर। तो Q का पहला पॉइंट क्या है -5 है, तो -5 फिर बीच में फार्मूले माइनस होता है, फिर इसका पहला पॉइंट क्या है 3, तो -5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 देखेंगे यानी 3 - 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -5 - 3 ये आपका -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 3 - 1 ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 8 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये आपका √68 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √68 हो जाएगा। तो ये आपको PQ वाली डिस्टेंस, PQ वाली साइड आपको पता चल गई कि PQ कितना होगा, यानी कि ये हमने कौन सा निकाला था 5 -5 3 और 3 - 1, तो ये हमारा QR था। तो यहाँ पर इसको आपको लिख लेना है QR, क्योंकि QR वाली डिस्टेंस हमने निकाला है ना, तो ये QR। तो यहाँ पर QR की डिस्टेंस कितनी हो गई √68 हो गई। नाउ अब इसके बाद एक हमें साइड और भी निकालना होगा, तो एक साइड और निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक साइड हमारी कौन सी PR है, PR मान लीजिए x1 y1 है, x2 y2 है, किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट माइनस पहला पॉइंट करें तो 0 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर दूसरा माइनस दूसरा करेंगे तो 6 - 1 यानी 6 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √0 - 3 यानी -3 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस में 9 आ जाएगा। नाउ 6 - 1 क्या होता है 5 होता है, 6 - 1 5 होगा और 6 - 1 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और 25 में 9 हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 34। तो QR जो आपकी डिस्टेंस आ गई वो √34 आई। नाउ अब इधर देखते हैं तो PQ स्टूडेंट हमको क्या मिला है, PQ हमको मिला है √34 और QR क्या मिला है, QR हमको मिला है √68 और नेक्स्ट कौन सा है QR हमको 64 और ये हमने जो डिस्टेंस निकाला है ये कौन सी डिस्टेंस है, ये PR डिस्टेंस है, क्योंकि PR इसका नेम क्या है PR और QR हमने निकाला था √68, तो ये हो गया। और PR की डिस्टेंस कितनी आई अभी, तो PR की जो डिस्टेंस आई है वो हमारा आया है √34। अब इन साइड्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बड़ी साइड है आपकी वो है √68। तो यहाँ पर अगर हम QR का स्क्वायर निकालें, QR का स्क्वायर कर दीजिए, तो QR का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग आप बोथ साइड से QR का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा तो ये 68 आ जाएगा। अच्छा PQ का स्क्वायर कर दें तो PQ का स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो गया, इधर से इसका रूट कट गया तो ये 34 हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर पी आर का स्क्वायर करें तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी रूट कट गया तो अंडर रूट कितना आ गया, 34 आ गया। तो अगर हम इन दोनों साइड को ऐड कर देते हैं 34 प्लस 34 तो 68 के इक्वल आ जाता है। मतलब इन दोनों साइड के स्क्वायर का जो सम है वो क्यू आर के स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं होल्ड हो रहा है क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ये कंडीशन होल्ड हो रही है। अब ये कंडीशन क्या है, किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर अगर दूसरी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिया गया है कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP √18 √32 √50। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कुछ टर्म आपको दे दिए जाएंगे और कहेगा अगला टर्म इसका क्या होगा। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिया हुआ है वो √18 है, √32 है और √50 है। तो अगर इस नंबर को देखें √18 को तो इसको हम लिख सकते हैं 9 2 जा 18, और इस नंबर को देखें √32 को तो ये 16 2 जा 32 लिख सकते हैं। और अगर 25 को देखें तो इससे हम लिख सकते हैं 25 × 2। तो ये 9 के स्क्वायर रूट कितना होता है, ये 3 आ जाएगा इससे बाहर, तो 3 3 या 9 होता है, तो 3 √2, ये आपका हो जाएगा 4 √2, ये आपका हो जाएगा 5 √2। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि इनका कॉमन, क्योंकि AP है तो कॉमन डिफरेंस के बेस पर हम बात करेंगे। तो अगर हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस निकालें तो D क्या होगा, ये आपका A1 होता है, ये A2 होता है और ये आपका A3 है। तो जो नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ रहा है वो A4 पूछ रहा है, और A4 क्या होता है तो ये हमने आपको बताया था ये A+3D होगा, क्योंकि जो A में यहाँ पर नंबर लगी होती है 4, तो 4 नंबर जो यहाँ पर होती है वो नंबर आप टर्म को बताता है। तो इसमें बता रहा है कि ये 4th टर्म है, और 4th अगर टर्म होता है तो नंबर ऑफ टर्म से D का कोएफिशिएंट 1 कम होता है, तो D का कोएफिशिएंट 3 बनेगा। यानी ये वैल्यू हमको चाहिए। अगर ये वैल्यू मिल जाती है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी तो A की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। A की वैल्यू क्या है और D की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर ये AP है तो क्योंकि क्वेश्चन में AP बोला भी है तो ये AP है ही, तो AP का जो A है वो फर्स्ट टर्म है A, वो कितना है 3 √2 है। और कॉमन डिफरेंस D की बात करें तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो सेकंड टर्म आपका कितना है 4 √2 है, और माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3 √2 है। तो अगर आप 4 √2 से 3 √2 माइनस करेंगे क्या आएगा, √2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर इसको आप रखेंगे तो A की वैल्यू देखिए, A की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म A होता है, ये 3 √2 है, और प्लस 3 × D की वैल्यू √2 है, तो ये आपका 3 और प्लस 3 कितना आया 6 √2 आ जाएगा, 6 √2। तो जो अगला टर्म 6 √2 आया, तो अब इसमें 6 √2 तो ऑप्शन में कहीं है नहीं। तो अब आपको ये देखना है कि 6 अगर रूट के अंदर जाए तो कैसा होगा, या 6 अगर रूट के अंदर पहले अगर रहा होगा तो वो किस टाइप का रहा होगा। तो 6 अंदर जो है वो 36 रहा होगा, तभी तो 6 बाहर आएगा। तो अंदर हम 6 को रूट के अंदर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 36, और 36 2 जा कितना होता है 72 होता है। तो 72 आपका ऑप्शन नंबर A है, तो A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7, -6 एंड 3, 4 इन रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन द, दे रखा है यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन समझिए कि एक लाइन है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, और ज्वाइनिंग पॉइंट्स गिवन है कि एक पॉइंट है 7, -6 और दूसरा पॉइंट कितना है, दूसरा पॉइंट आपका ये दिया हुआ है 3, 4। तो ये आपका मान लीजिए 3, 4 है। अब कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसमें उसके इंटरनली मतलब उसके अंदर एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ऐसा है
कि ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट हमारा पी है, ये क्यू है, तो जो पी क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके अंदर आर एक ऐसा पॉइंट है जो पी क्यू लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है, 1:2 में डिवाइड करता है। तो ये बताइए कि जो यहाँ पर जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि क्वाड्रेंट आपका ये होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको हम वाई, ये आपका ओरिजिन होता है, इसको पूरा नाम वाई ओ वाई डैश कहते हैं, एक्स ओ एक्स डैश ये आपका एक्स एक्सिस होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें प्लस प्लस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं वो लाई करते हैं, और सेकेंड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें माइनस कॉमा प्लस लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ये माइनस कॉमा माइनस लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो वाले पॉइंट लाई करते हैं जो प्लस कॉमा माइनस टाइप के होते हैं, प्लस माइनस लाई करता है। नाउ अब हमको यहाँ देखना है कि ये पॉइंट होगा कितना, तो इस पॉइंट को निकाल, इस पॉइंट का एक एब्सिसा होगा, उसको हमने x मान लिया, एक इसका ऑर्डिनेट होगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स में जो पॉइंट होता है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट होते हैं वो x, y टाइप के होते हैं, तो x, y टाइप का इसका ये पॉइंट r होगा। अब x कितना है, y कितना है, इसको हमें निकालना होगा। तो ये 1:2 में डिवाइड करता है, तो सपोज कर लीजिए कि ये आपका m1 है, रेशियो को हम क्या मानते हैं, m1 m2 मानते हैं, तो m1 आपका 1 हो गया, m1 आपका 1 हो गया, m2 आपका कितना हो जाएगा, m2 आपका 2 हो जाएगा। नाउ जो एब्सिसा निकाला जाता है इंटरनल पॉइंट का, उसमें x की वैल्यू क्या होती है, तो x की वैल्यू होती है ये m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में देखिए m1 की वैल्यू क्या रखें, m1 आपका 1 है। अब मान लीजिए कि ये आपका जो पॉइंट है x1, y1 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका x2, y2 है। तो इसमें रखिए 1 × x2, तो x2 y2, x2 कितना है 3, प्लस m2 आपका कितना है 2 है, m2 आपका 2 है, इंटू x1, तो x1 आपका 7 है, तो यहाँ पर 7 रख दिया, अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 m2 कितना है 1 और 2। नाउ इसको सॉल्व करें तो 3 1 जा 3 हुआ, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 14 + 3 17 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। तो 17/3 ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें जो y निकालना है, तो y का जो फार्मूला बनता है, y का फार्मूला ये क्या होता है, इधर देखते हैं। तो जो y कोऑर्डिनेट यानी जो ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट के लिए फार्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। अब वैल्यू आपको पुट करना है, तो y = m1 आपका 1 है, और y2 कितना है, तो देखिए x1 y1 और x2 y2, तो y2 आपका कितना है, y2 आपका 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे। m2 आपका कितना दिया है, m2 आपका 2 है, m2 के बाद क्या होता है m2 y1, तो x1 y1 आपका -6 है, तो आपने हम -6 रखा अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि आपका 1 + 2 हो गया। तो y = कितना होगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और -6 2 जा 12, तो -12 आ जाएगा, और 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो y = कितना हो गया 4 - 12 माइनस का 8 होगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, तो -8/3 y आया। तो y की x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 17/3, और y की वैल्यू आ गई कितनी आई है, -8/3, तो -8/3। तो पॉइंट हमने क्या माना था, x, y टाइप में होता है पॉइंट। तो पहले हम एब्सिसा लिखते हैं और फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एब्सिसा आपका x = 17/3 है, ऑर्डिनेट y आपका -8/3 है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये किस टाइप में है, ये आपका प्लस में है, दूसरा पॉइंट माइनस में है। तो प्लस माइनस कहाँ पर लाई करता है, तो प्लस माइनस आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पर जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए।
आने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए, मेहनत करिए, ताकि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। इसके लिए आप लोग बने रहिए, आप टीचर प्लस के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।